बात पते की ब्रॉट यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग का असर भारत पर भी दिखने लगा है। हालांकि दूसरे देशों में जिस तरह के हालात हैं वैसे हालात अभी भारत में नहीं है, लेकिन महंगाई की मार आम जनता पर जरूर पड़ रही है। अब पेट्रोल डीजल के दामों में भी इजाफा हो गया है और इसका सीधा असर आपकी और मेरी जेब पर पड़ रहा है। हम आपको बता दें कि महंगाई पर जो डर था अब वही सही साबित होता नजर आ रहा है। यानी पिछले 3 दिनों में एक के बाद एक कई चीजों के दाम बढ़ गए हैं। 13 मई को सोना चांदी पर इंपोर्ट ड्यूटी 6 से बढ़ाकर 15% की गई। 14 मई को दूध के दाम में 2 रुपए लीटर का इजाफा हुआ और आज पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने की खबर आ गई है। और ये ऐलान ऐसे वक्त में हुआ जब पीएम मोदी ने लोगों से वर्क फ्रॉम होम और कार पुलिंग की अपील की है। और इन सब के बीच आज पेट्रोल और डीजल के दाम में 3-3 रुपए प्रति लीटर का इजाफा किया गया। तो उधर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने के साथ ही सीएनजी की कीमतों में भी 2 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी हो गई है, जिससे आम लोगों का बजट और बिगड़ गया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर लगी पाबंदियों की वजह से कच्चे तेल के आयात निर्यात पर भारी असर हुआ है। एक के बाद एक महंगाई के झटकों ने आम लोगों के घर का बजट बिगाड़ दिया है। किसी के दफ्तर जाने का खर्चा बढ़ गया है तो किसी के घर में थाली में कटौती दिख रही है, क्योंकि महंगाई की मार से अब कोई भी अछूता नहीं है। क्योंकि मिडिल ईस्ट में तनाव के कारण इंटरनेशनल बाजार में कच्चे तेल के दाम में इजाफा हो रहा है, जिससे पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े और इसका असर माल ढुलाई पर अब पड़ने लगा है, जिससे घर की थाली तक पहुंचने वाला सामान भी महंगा हो गया। इससे कुछ लोग सही मान रहे हैं तो कुछ संकट बता रहे हैं। हमारे लिए हमारा पूरा बजट हिल जाता है। हमारा खाना पीना हमें देखना पड़ता है, हमें रोज का पेट्रोल देखना है। बढ़ोतरी तो हो ही रही, घटोतरी तो है। मीठा या नमकीन चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आरप्योर वर्मिसेली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज। सब तो बढ़ोतरी हो रही, सब्जी हो चाहे कुछ भी हो, भाई सब महंगाई, महंगा सस्ता तो कुछ है ही। का असर तो हर चीज पाएगा ही, माल भाड़े बढ़ेंगे तो सब्जियां फल सभी चीजें महंगी होंगी। अगर 1-2 रुपया बढ़ जाता है तो मैं समझता हूँ देश हित में ज्यादा हाय तौबा करने की जरूरत नहीं है। हम लोग के रोटी पानी और रोजगार पे तो असर पड़ेगा, कोई तो किराया बढ़ नहीं रहा ना, जो भी बढ़ा हुआ तो उसमें भी कोई नहीं बढ़ रहा है। गवर्नमेंट से ही बोलेंगे कि रेट या तो सीएनजी का कम करे या फिर हमारा रेट बढ़ाए। देश में बढ़ती महंगाई ने सियासी तपिश को भी बढ़ा दिया है। पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ने के बाद विपक्ष ने अब सरकार को घेरा है, तो वहीं सरकार का जवाब है कि जनता पर महंगाई का कम से कम बोझ डाला गया है। तेल की बढ़ी कीमतों पर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि सरकार ऐसे शुभ मुहूर्त का इंतजार कर रही थी। इसी शुभ मुहूर्त का इंतजार था कि मोदी जी विदेश यात्रा पर जाएं, 5 राज्यों के चुनाव समाप्त हो जाएं, तो जनता की जेब पर फिर डाका डाला गया। फॉर्मूला तो यही था ना मोदी जी। हालांकि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का दावा है कि जनता पर महंगाई का कम से कम बोझ डालने की कोशिश की गई है। भारत के लोगों को ज्यादा तकलीफ नहीं हो, उसको मद्देनजर रखते हुए प्रधानमंत्री जी ने बहुत कम रेट बढ़ाया, ज्यादा बोझ सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिया। देश में महंगाई बम के फूटते ही सियासी घमासान भी मच गया है। अब बात नीट एग्जाम की करेंगे, जिसकी नई तारीख का ऐलान हो चुका है। अगले महीने 21 जून को दोबारा ये परीक्षा होगी। केंद्र सरकार से मंजूरी के बाद एनटीए ने नई तारीख की घोषणा कर दी है। साथ ही छात्रों को सलाह दी गई है कि वो किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दें, तैयारी में पूरी मेहनत के साथ जुटे रहें। इस दौरान परीक्षा में कई तरीकों के बदलाव भी किए गए। परीक्षा के समय को 15 मिनट तक बढ़ाया गया। पेपर रद्द होने की वजह से एग्जाम फीस स्टूडेंट को रिटर्न की जाएगी। री एग्जाम फीस अब नहीं ली जाएगी। इसके साथ ही स्टूडेंट के लिए ये विकल्प होगा कि परीक्षा के लिए अपनी पसंदीदा शहर को वो चुन सके। वहीं 14 जून तक सभी एडमिट कार्ड स्टूडेंट तक पहुंच जाएंगे। नीट पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने साफ कर दिया है कि अगले साल से एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड होगा। अगले साल से परीक्षा, इसकी जो मूल जड़ है OMR, अगले साल से नीट की परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से होगी। वहीं धर्मेंद्र प्रधान ने इस बात पर भी जोर दिया कि आरोपी कोई भी हो, बख्शे नहीं जाएंगे। नीट पेपर लीक पर सीबीआई ने अब तक 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सीबीआई की टीम ने 24 घंटे में देश भर में 14 जगहों पर छापेमारी की है और इस दौरान सीबीआई की एक टीम ने नीट पेपर लीक मामले में फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी शुरू की है। वहीं सीबीआई की पूछताछ में आरोपी दिनेश ने माना कि उसने अपने बेटे के लिए 10 लाख रुपए में पेपर खरीदा, जिसमें 600 अंक के सवाल थे। बावजूद इसके उसके बेटे ने सिर्फ 107 अंक तक ही वो पहुंच सका। सूत्रों के मुताबिक दिनेश और उसके बेटे ने लाभार्थियों को जोड़ने और पैसे रिकवर करने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप और दूसरे सोशल मीडिया एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया। यही वजह है कि सीबीआई की ये टीम डिजिटल एविडेंस, बैंक ट्रांजैक्शन, व्हाट्सएप चैट और कम्युनिकेशन ट्रेल की भी जांच में जुटी हुई है। इस केस में हवाला ट्रांजैक्शन को भी ध्यान में रखकर जांच की जा रही है।
राजस्थान का सीकर जहां कोचिंग का सबसे बड़ा हब है, एजेंसियां अब इस जांच में भी जुटी हैं कि क्या ये नेटवर्क कोचिंग सर्कल में भी फैला हुआ है। वहीं उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर प्रदेश में नकल माफियाओं और पर्चा लीक गैंग को चेतावनी दी है और कहा है कि जो नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ करेगा उसकी प्रॉपर्टी को जब्त किया जाएगा। लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन की भी चेतावनी दी गई है। यूपी उन राज्यों में है जिन राज्यों ने पहली बार नकल या पर्चा लीक के मामले को एक संज्ञेय अपराध की श्रेणी में लाकर के आजीवन कारावास तक की सजा उसके लिए तय की है। इतना ही नहीं, सीएम योगी ने साफ कर दिया है कि नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नौजवान के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ करेगा उसकी प्रॉपर्टी जब्त करेंगे और उसको आजीवन कारावास तक की सजा उपलब्ध दिलाने के लिए सरकार पूरी मजबूती के साथ पैरवी करेगी। यानी ये पेपर लीक गैंग अगर यूपी में ऐसी कुछ भी करने की सोचता है तो उन्हें योगी फोर्स छोड़ेगी नहीं। मध्य प्रदेश में धार के भोजशाला को लेकर हाईकोर्ट ने एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। कोर्ट का कहना है कि भोजशाला परिसर मंदिर ही है। कोर्ट ने एएसआई के वैज्ञानिक सर्वेक्षण पर भी भरोसा जताया और सरकार को ऐतिहासिक संरचनाओं की संरक्षण की जिम्मेदारी भी दी। कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले ने धार में सनातन उद्घोष कर दिया है। दशकों से चला आ रहा संघर्ष कामयाब रहा और इस अदालती फैसले से उस अटूट विश्वास की जीत हुई है जो सदियों से धार की मिट्टी में दबा हुआ था। हाईकोर्ट ने फैसले में कहा, भोजशाला मूल रूप से एक मंदिर है। मूल स्वरूप संस्कृत शिक्षा केंद्र का था। यहाँ हिंदू पक्ष को पूजा का पूर्ण अधिकार है। एएसआई पूरे परिसर का संरक्षण करेगा। साथ ही कोर्ट ने 2003 के एएसआई आदेश को रद्द कर दिया है। अब मुस्लिम समुदाय को नमाज की अनुमति नहीं होगी, वहीं मस्जिद के लिए अलग जमीन दी जाएगी। माननीय इंदौर हाईकोर्ट ने इस पूरे परिसर को एक हिंदू मंदिर का परिसर घोषित किया है, उसको माना है। साथ ही साथ यहाँ पे हिंदुओं को पूजा पाठ का अधिकार दिया है। उधर मुस्लिम पक्ष इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कह रहा है। हाईकोर्ट के फैसले की समीक्षा करेंगे। हमारे खिलाफ जो फैसला हुआ आर्गुमेंट के खिलाफ, तो यकीनन हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हिंदू समुदाय भोजशाला को देवी सरस्वती को समर्पित मंदिर मानता है, जबकि मुसलमान इसे कमाल मौला मस्जिद कहते हैं। भोजशाला पर आए हाईकोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद धार में उत्सव का माहौल है। हर तरफ सनातनी जय घोष सुनाई दे रहा है। लोगों ने भोजशाला पर इस जीत को भक्तों के संघर्ष को समर्पित किया है। यही वजह है कि कोर्ट ने जब वैज्ञानिक आधारों पर हिंदुओं के पक्ष में फैसला सुनाया तो धार में जय जयकार होने लगी। मई में ही दिवाली मनाई जाने लगी। जीत की खुशी में आतिशबाजी होने लगी। आज हमारी जीत हुई है, हिंदू समाज की जीत हुई है, धार के एक एक व्यक्ति की जीत हुई है। आज ये जो जीत करी है ना, इसके लिए 1600 लोगों ने प्रकरण है, 3 लोगों की शहादत हुई है, 14 लोगों के ऊपर प्रकरण दर्ज हुए। तो वहीं भोजशाला पर आए फैसले पर हिंदू धर्मगुरु और मुस्लिम धर्मगुरुओं की भी प्रतिक्रिया अब सामने आ गई है। दूसरी बात, अभी जो लोग इसको अपनी जीत मान रहे हैं, जीत नहीं मानना चाहिए। ठीक है, एक निचली अदालत का फैसला है, अपर कोर्ट जाएंगे, अपर कोर्ट जो भी तय करेगा। मैं मुसलमानों से एक अपील और करना चाहता हूँ। भी मुसलमानों के पास सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खुला हुआ है, तो इस केस को पूरे जिम्मेदारी और पूरी ताकत के साथ सुप्रीम कोर्ट में कंटेस्ट किया जाएगा और हम लोग को पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट से इस सिलसिले में हम लोग को इंसाफ हासिल होगा। ये जीत उन भक्तों के संघर्ष को समर्पित है जिन्होंने भोजशाला की मुक्ति के संकल्प को कभी ठंडा बिल्कुल नहीं पड़ने दिया। बंगाल में शुभेंदु सरकार की सत्ता संभालते ही पहले जुमे पर कोलकाता में जमकर बवाल हुआ। सड़क पर धार्मिक गतिविधियों पर रोक के बावजूद सैकड़ों लोग नमाज के लिए उतर आए और मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। सरकारी आदेश के बावजूद भी सड़क पर नमाज की जिद करने वाले शुभेंदु के रूल ऑफ लॉ को चैलेंज कर रहे हैं। कोलकाता में जुमे पर हंगामे की तस्वीरें सामने आई। वहां के राजा बाजार की तस्वीरें हैं, जहां आदेश के बावजूद भी सैकड़ों लोग नमाज के लिए सड़क पर उतर आए। जब पुलिस ने वहां से हटाने की कोशिश की तो पुलिस से भिड़ गए, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया। इन लोगों का ऐसा मानना है कि अचानक शुभेंदु अधिकारी जब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि कोई भी रोड ब्लॉक करके नमाज अदा करने को नहीं दिया जाएगा। दरअसल राजा बाजार में मुस्लिम समुदाय के लोग कई सालों से नमाज पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन अब सरकार बदल चुकी है और तुष्टीकरण वाली घुट्टी भी खत्म हो गई है। नहीं, रोड पे नमाज नहीं पढ़ना चाहते। आपने रोड ब्लॉक क्यों किया? नहीं, वो लोग अभी कुछ बच्चों को लेकर आपने रोड ब्लॉक अभी अवेयर नहीं थे, इसीलिए रोड ब्लॉक किया। अवेयर नहीं थे, एडमिनिस्ट्रेशन ने बताया है, सब लोग मस्जिद जा रहे हैं। शुभेंदु सरकार भी साफ कर चुकी है कि कानून सबके लिए बराबर होगा। सड़क पर धार्मिक गतिविधि नहीं हो सकती है, चाहे वो किसी भी धर्म का मामला हो।
पश्चिम बंगाल में भी अब अवैध निर्माण को जमींदोज किया जा रहा है। इस बीच बंगाल में बीजेपी सांसद ने दावा किया है कि उन्होंने यूपी से 2 दर्जन बुलडोजर्स मंगवाए हैं। और ये बुलडोजर उन अवैध कब्जाधारियों पर चलेगा जिन लोगों ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर वहां घर या मॉल बना रखा है। आइडेंटिफाई करने के बाद मैं एडवांस में यूपी से 2 दर्जन जेसीबी मैं ऑर्डर दे चुका हूँ। और मैं फिर कहना चाहता हूँ, जिन्होंने भी इलीगल घर बना रखे हैं, कंस्ट्रक्शन कर रखा है, मॉल बना रखे हैं, सरकारी जमीन पे कब्जा कर रखा है, अपने से तुलवा लो। दरअसल बंगाल में बीजेपी सरकार आने के बाद से ही कई इलाके में बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। टीएमसी के राज में लोकल गुंडों ने ऐसे कई जमीन को कब्जा कर उसे हथिया रखा था। जहाँ अतिक्रमण हुआ है, कब्जा हुआ है, जिसके कारण लोगों की परेशानी हो रही है, वहाँ तो सफाया होना है। बुलडोजर चाहे कुछ भी हो, जरूरत पड़ेगा हमारा सरकार करेगा। यानी अब योगी मॉडल बंगाल में भी दिखने लगा। अगली खबर कर्नाटक से, जहां कांग्रेस की सिद्धरमैया सरकार ने एक बार फिर भगवा विरोधी फरमान सुनाया है, जिसको लेकर सियासी घमासान छिड़ गया है। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने साफ शब्दों में कहा कि राज्य के स्कूलों में हिजाब की अनुमति नहीं होगी, लेकिन भगवा शॉल पहनने पर पाबंदी बरकरार रहेगी। शाला परागिಲ್ಲ, ಟರ್ಬನ್ ಹಾಕಬಹುದು, ಗಿರ್ವಾರ ಹಾಕಬಹುದು, ಮತ್ತೆ ಶಿವದಾರ ಹಾಕಬಹುದು, रुद्राक्ष ಹಾಕಬಹುದು। बता दें कि सीएम सिद्धरमैया का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब पिछली बीजेपी सरकार ने 2022 में हिजाब बैन करने वाले आदेश को कर्नाटक सरकार ने रद्द कर दिया था और शिक्षण संस्थानों में भगवा शॉल पहनकर आने पर पाबंदी लगा दी थी। हालांकि हिजाब पहनकर जा सकते हैं, जिस पर संत समाज पूरी तरह से भड़क गया है। सिद्धरमैया जी, इस प्रकार की मंशा मत रखिए। भगवा से कभी भी नफरत करना बंद कर दो। अगर भगवा से नफरत करोगे तुम्हारा बंटाधार हो जाएगा। हमारा तो राष्ट्रपति जी से भी यही प्रार्थना है कि जो भी सनातनी विरोधी सरकार है उनको तत्काल बर्खास्त करके वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। वहीं बीजेपी ने इस फैसले को तुगलकी फरमान और वोट बैंक की राजनीति करार दिया। सिद्धरमैया के इस आदेश ने एक बार फिर से कर्नाटक में भगवा हिजाब के मुद्दे को गरमा दिया है, जो आने वाले दिनों में और तेज होने वाला है। अगर आप भी घर खरीदने के लिए सस्ता लोन लेने के लिए सोच रहे हैं तो जरा संभल जाइए, क्योंकि हो सकता है आपके साथ धोखाधड़ी हो जाए। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा से पुलिस ने ऐसी ही सस्ती दरों पर लोन दिलाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। गिरफ्त में खड़े ये 6 आरोपी उसी गिरोह का हिस्सा हैं, जिन्होंने लोन दिलाने के नाम पर कई लोगों को अपना शिकार बनाया और लोगों ने अपनी मेहनत की कमाई भी गंवा दी। आरोपी एक घर से पूरा सिंडिकेट चला रहे थे। आरोपी सोशल प्लेटफॉर्म के जरिए सस्ता सरकारी लोन दिलाने का ऐड चलाते थे। लोगों की उस ऐड पर क्लिक करते ही अपराधियों का नंबर शो होने लगता और जब वो अपराधियों को फोन लगाते तो सारा खेल शुरू होता। इनके द्वारा सरकार की सब्सिडी वाला सस्ता लोन दिलवाने के लिए लालच दिया जाता था। लोग इनके ट्रैप में फंस जाते थे और प्रोसेसिंग फीस के नाम पे इनसे हजारों लाखों रुपए जमा कराए जाते थे। आरोपी कितने शातिर, इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि आरोपी लोकेशन ट्रेस ना हो इसके लिए कीपैड वाले फोन इस्तेमाल करते थे। आरोपियों के पास से कई कीपैड फोन और दस्तावेज मिले। पुलिस अब इन आरोपियों के तार कहां तक जुड़े हैं पता लगाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि आरोपी कर्नाटक के रहने वाले बताए जा रहे हैं। अगली खबर पश्चिम बंगाल से है, जहां आरजी कर रेप हत्या मामले में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बड़ा फैसला लिया है और तत्कालीन पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल, डीसी इंदिरा मुखर्जी और अभिषेक गुप्ता को निलंबित कर दिया है। रिपोर्टों के अनुसार ये निलंबन इस घटना की जांच के दौरान पुलिस की ओर से मामले को ठीक से ना संभालने और लापरवाही बरतने की वजह से हुई है। কোনো মন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রী দিদেন টাইমে তাদের কোনো ইনস্ট্রাকশন ছিল কিনা এগুলো আমরা সব বের করব, কারণ ওদের যে অফিসিয়াল এবং পার্সোনাল সেটা আপনার ইনভেস্টিগেশনের পার্ট। साथ ही सीएम शुभेंदु अधिकारी ने फैसला लिया है कि हत्या से जुड़ी केस फाइल को फिर से खोला जाए और जांच से जुड़े तीनों अधिकारियों को फिलहाल निलंबित कर दिया गया है। इन तीनों आईपीएस अधिकारियों के खिलाफ एक न्यायिक जांच शुरू की जाएगी। आपको ये भी बता दें कि फिलहाल आरजी कर पीड़िता की मां बीजेपी की विधायक है, तो वहीं पीड़िता के माता पिता ने नई सरकार से न्याय मांगने की मांग की थी और अपील की थी कि इस घटना से जुड़ी केस फाइल को फिर से खोला जाए। उत्तराखंड के देहरादून में भी नोएडा जैसा श्रमिक आंदोलन अब शुरू हो गया है। पिछले 2 दिनों से कंपनियों के कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं और इस दौरान आज कर्मचारियों ने नेशनल हाईवे को जाम करने की कोशिश की। इस दौरान हंगामा मच गया। पुलिस ने आनन फानन में मोर्चा संभाला और इस दौरान हाईवे पर बैठे श्रमिकों को हटने का भी काम दिया गया। इस बीच पुलिस ने हल्का बल भी प्रयोग किया, साथ ही कई लोगों को हिरासत में भी ले लिया। प्रदर्शन की वजह से कंपनी के बाहर सड़क पर जाम लग गया। पुलिस ने मोर्चा संभाला और वहां से जाम हटाने की कोशिश की। अपनी मांगों को लेकर कंपनी के महिला कर्मियों ने भी जमकर नारेबाजी की, साथ ही कहा कि जब तक मांग नहीं मानी जाती है काम पर नहीं जाएंगे। 12-12, 14-14 घंटे ये लोग काम करा रहे हैं गधे घोड़े की तरह।
और जब सैलरी देने की बारी आती है तो 13-14 घंटे की सैलरी हमारी आती है 13,000-14,000 रुपए, बस 15,000 से ऊपर सर सैलरी आती नहीं है। वहीं कर्मचारियों ने ये भी शिकायत की है कि यहाँ ऊपर बैठे मैनेजर और सुपरवाइजर सभी को गाली देकर बात करते हैं और मेडिकल इमरजेंसी में छुट्टी भी नहीं देते। और अब बात हरियाणा के रेवाड़ी की, जहां पटौदी विधायक बिमला चौधरी एक बार फिर अपने बयान को लेकर सुर्खियों में है। निकाय चुनाव के दौरान कुंवारों की शादी कराने वाले वादे को पूरा करने के लिए बिमला चौधरी ने अब उनका बायोडेटा मांगा है। कुंवारे की शादी करवाएंगे और क्या करेंगे? यहाँ पे कोई कुंवारा है तो उनको बता दें कि कुछ दिन पहले ही नगर परिषद चुनाव के दौरान बिमला चौधरी ने खुले मंच से कहा था कि अगर कुंवारे वोटर्स बीजेपी को वोट देंगे तो वो उनकी शादी करवाएंगी। कोई भी कुंवारा नहीं रहेगा, पहले वोट करो फिर अपनी शादी करवाओ। और जब रेवाड़ी नगर परिषद के चुनाव में बीजेपी की जीत हुई तो उसके धन्यवाद सभा में पहुंची बिमला चौधरी ने कहा कि वो अपनी जुबान से पलटेंगी नहीं। पलवल की और पटौदी की बहुत लड़की ब्याही हुई है, हम और जो कुंवारे रह रहे हैं उनको भी और ब्याह देंगे। बिमला चौधरी का ये बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। लोग उनके हल्के फुल्के अंदाज में चुनावी रिटर्न गिफ्ट करार दे रहे हैं। मिडिल ईस्ट के हालात की वजह से एक तरफ दुनिया में तेल संकट है तो दूसरी तरफ भारत में भी पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा होने से महंगाई बढ़ गई है। ऐसे में पीएम मोदी का विदेश दौरा एक मास्टर स्ट्रोक के रूप में देखा जा रहा है और हो सकता है कि पीएम अपनी इस यात्रा में महंगाई से निपटने का तोड़ भी निकाल लें और इसकी शुरुआत यूएई से हुई है। क्योंकि यूएई हाल ही में ओपेक से बाहर निकला है और अब उसके पास तेल उत्पादन बढ़ाने की ज्यादा आजादी है। ऐसे समय में जब दूसरे देश दबाव में हो सकते हैं, यूएई भरोसेमंद सप्लायर बन सकता है और इसीलिए मोदी का ये दौरा अहम माना जा रहा है। अबू धाबी के एयर स्पेस में एंटर होते ही यूएक्यू के F-16 जेट्स ने प्रधानमंत्री मोदी के विमान को एस्कॉर्ट किया, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई। एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया गया, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। पीएम ने स्वागत की तस्वीरें शेयर करते हुए यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन को भाई बताते हुए धन्यवाद अदा किया और साथ ही ऊर्जा, निवेश, आपूर्ति श्रृंखला और अन्य क्षेत्रों में भारत यूएई संबंधों पर चर्चा की बात कही। एक्सपर्ट्स की माने तो भारत लंबे समय तक कच्चे तेल की गारंटी वाली सप्लाई पर जोर दे सकता है। एलपीजी की सुरक्षा के लिए ज्यादा एलएनजी सप्लाई, भारत की तेल भंडारण क्षमता बढ़ाने में यूएई की भागीदारी जैसी बातों पर जोर दे सकता है। अबू धाबी से प्रधानमंत्री मोदी आगे यूरोप जाएंगे, जहां वो नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली का दौरा करेंगे। यूएई का दौरा भारत को बड़े तेल संकट से बचाने की तैयारियों के तौर पर देखा जा रहा है। आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे। बात पते की ब्रॉट यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला।